न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे हम। जब भी ये कहा जाए, आप ट्रम्प भी समझ सकते हैं, ईरान भी समझ सकते हैं और नेतन्याहू तो खैर समझ ही सकते हैं। वैसे जिससे अमेरिका मोहब्बत करता है, कुछ दिनों बाद वो ऐसे ही दिलजलों की तरह गाने गाता है। खैर, आज के पॉइंट्स हम आपको बता देते हैं। वॉर जोन में हम क्या क्या चर्चा करने वाले हैं। आनंद, मेरे सहयोगी आनंद प्रजापति हमारे साथ हैं, आपके साथ में हमेशा की तरह ललित। आज हम किन पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले अमेरिका और ओवल हाउस में लोगों को बुलाकर जलील तक कर देने वाला अमेरिका क्या वाकई स्वेज नहर से कुछ करवा पा रहा है, कोई अपना जहाज़ निकलवा पा रहा है। तकरीबन 14% का जो व्यापार का कॉरिडोर है वो स्वेज नहर के थ्रू जाता है, लाल सागर, रेड सी। इसके अलावा ईरान लगातार कमज़ोर हो रहा है। किस तरह से जो उसके समर्थित गुट हैं, जिन्हें वो हथियार, सप्लाई, असलाहा, पैसा दिया करता था, वो कमज़ोर हो रहे हैं। ईरान भी उनके चलते कमज़ोर हो रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकिन यह है कि रूस और ईरान के बीच एक पैक्ट हुआ है, डील हुई है, करार हुआ है। उसको बहुत डिटेल में हम समझेंगे। आनंद ने उस पर पूरी तैयारी कर रखी है। राइटर्स के हवाले से खबर भी आई थी कि जो मिलिशिया हैं वो हथियार डालने के लिए तैयार हैं अमेरिका के दबाव के चलते, जबकि वो दावा कर रहे थे कि हम तो हमास को बचा रहे हैं या गज़ा को बचा रहे हैं। अब गज़ा की स्थिति खुद कमज़ोर है। ऐसे अलग अलग पॉइंट्स हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर इस बीच कहीं से छन कर लीक होकर आई है। ईरान ने इराक में हथियार भेजे हैं। ये बहुत पुराने दुश्मन, फिर नए नए दोस्त, इनके रिश्ते बहुत गज़ब के हैं। किसके? ईरान और इराक के। लेकिन चर्चा हम शुरू करेंगे रूस और ईरान के बीच जो 20 साल की डील हुई है। सबसे पहले तो आनंद, मेरा ख्याल है ये डीलिंग की चर्चा तो जनवरी में चल रही थी, बिल्कुल, पर अब इस पर मुहर लगी है, जिसको हम कहते हैं संवैधानिक मुहर। हाँ, वो संसद के बदौलत वहाँ भी इस तरह से होता है। बिल्कुल। इस डील के बारे में बताएं आप। बिल्कुल, देखिए पहले तो ये बता दूं कि नेतन्याहू जो है वो 3 तरफ से मारे जा रहे हैं। पहला तो ट्रंप ने उनको, गए थे अमेरिका दौरे पर तो, और वो चाहते थे कि जैसा टैरिफ इजराइल ने लगाया अमेरिका पर वैसा टैरिफ अमेरिका भी इजराइल पर लगाए। हाँ। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वहाँ से वो मार खाते नज़र आते हैं। और उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो है ईरान से झटका लगा है। ईरान से जो झटका लगा है वो है रूस और ईरान की डील। अब ये डील के बारे में अभी बताएंगे। तीसरा जो पॉइंट है वो है इजराइल में वो खुद परेशान हो गए, मतलब अंदर खाने में जो उनके परेशानियां चल रही है, मतलब इजराइल में जो उनके खिलाफ बगावत शुरू हुई है वो उससे परेशान है। तो एक तरीके से नेतन्याहू तीनों तरफ से घिरे पड़े हुए हैं और उनकी परेशानियां दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। अभी अमेरिका दौरे पर गए थे तो उससे वो टेंशन कम नहीं हुआ, तब तक ईरान और रूस की ये डील हो गई है। दरअसल हुआ क्या है कि रूस की संसद के निचले सदन स्टेट ड्यूमा, उसमें रूस और ईरान के बीच 20 साल की रणनीतिक साझेदारी हुई है। और ये साझेदारी जो है, इसमें बहुत मुख्य पॉइंट आते हैं जिससे ईरान को बहुत मजबूती मिलती है। और ऐसा कह ले कि जैसे कि अमेरिका जब भी कहीं लड़ता है तो वो 30 लेके चलता है, वो करीब 30 से 31 देशों के सैनिकों को लेकर के चलता है। अभी ये कैसे? दरअसल नाटो में शामिल है 32 देश और अमेरिका उसी में शामिल है। तो ये खुद अपने आप में 32 देश की सेना लेकर के चलता है अमेरिका। अब ईरान को लगातार धमकी मिल रही है, चाहे वो प्रतिबंध से संबंधित हो, चाहे फिर वो ट्रंप डायरेक्ट आकर के धमकी देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आयतुल्लाह अली खamenei पर भी बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ईरान को मजबूती के लिए रूस का ये जो साथ मिला है, इससे ईरान बहुत ही ताकतवर होगा। पहला पॉइंट हम आपको समझाते हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि जो भी ईरान और रूस के बीच जो भी सैन्य एक तरीके से होता है कि सैन्य अभ्यास जो करते हैं, अभ्यास होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा उसमें। हाँ। मतलब जब करार होगा तो फिर तो, जैसे कल हम जब चर्चा कर रहे थे तो मैंने ये सवाल उठाया था कि क्या भाई फ्रंट फुट पे आकर भी बोलेंगे? तो एक तरह से हम इसे समझ सकते हैं कि अब तो हाँ, रशिया कह रहा है कि मैं ईरान के साथ हूँ। बिल्कुल। हाँ। तो हुआ क्या है कि ईरान और रूस के बीच जो सैन्य संबंधों में गहरा एक तरीके से बोल सकते हैं कि गहरा एक संबंध बन गया है। तो उसमें पहला जो पॉइंट है वो है रूस और ईरान के बीच सैन्य और सुरक्षा खतरों में निपटने के लिए सहयोग करेगा कौन? ईरान का रूस। और दूसरा पॉइंट ये है कि दोनों क्षेत्रों में, अभी कुछ दिन पहले हम लोग बता भी रहे थे, लगातार 1-2 वीडियो में हम लोगों ने बताया भी है कि ईरान, चीन और रूस, ये तीनों देश युद्ध अभ्यास किए थे अरब की खाड़ी में।
तो अब ये जो डील हुई है रूस और ईरान के बीच, इस डील के बाद से नेतन्याहू की जो परेशानियां हैं एकदम बढ़ चुकी है, और ये एक तरीके से जो रूस की संसद है उसने पारित किया है। और इसमें क्या हुआ है कि जो रणनीति साझेदारी हुई है इस दस्तावेज पर पुतिन और ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पिज़ेश्कियान उनकी हस्ताक्षर हुए हैं। और इस घटना के बाद से, ये तो कल की बात है, रूस के संसद में कल इसको पारित किया गया है, इसके बाद से लगातार जो ट्रंप बात करते हैं कि ईरान को झुकना पड़ेगा, ईरान को डील के लिए मानना पड़ेगा, तो इस पर भी ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पिज़ेश्कियान उनका भी बयान आता है, और वो बोलते हैं कि दबाव की नीति जो अमेरिका लगातार बना करके ईरान पर रखा है, इससे उसका कुछ भी हासिल नहीं होगा अमेरिका को, और ईरान कभी भी दबाव की नीति में आकर के कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेगा। कई बार तो ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि नेतन्याहू चाहते हैं अमेरिका से कि लीबिया वाला जो मैटर था वो इस पर फॉलो किया जाए, अमेरिका से बोलते हैं, मतलब ट्रंप से बोलते हैं कि ईरान पर फॉलो हो जाए। लीबिया वाला जो असल में था, लगभग लीबिया जो है वो भी परमाणु अपनी प्रोग्राम चला रहा था, तो उसमें क्या होता है अमेरिका के दबाव में वो अपने पूरे परमाणु प्रोग्राम को एक तरीके से ख़त्म कर देता है, नष्ट कर देता है। अब वो नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान भी यही करे, लेकिन ईरान ने इस पर स्पष्टीकरण दे दिया है, बोला है कि अगर डील भी होती है, ऐसी खबरें आ रही हैं कि अगर डील भी होती है तो जो 2016 में डील हुई थी किससे, ओबामा के साथ, ओबामा के साथ डील ये होती है कि परमाणु बम ईरान नहीं बनाएगा, लेकिन जो परमाणु प्रोग्राम उनका चल रहा है वो परमाणु प्रोग्राम चलता रहेगा। तो अब आने वाले जो समय है, शनिवार की जो दिन है, वो बहुत ही ईरान और अमेरिका के लिए बहुत खास दिन होने वाला है, क्योंकि ओमान में उनकी बैठक होने वाली है, और उसमें ईरान के अधिकारी भी शामिल हो रहे हैं और अमेरिका के भी अधिकारी शामिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ईरान, देखिए अभी कल हम लोगों ने बात किया था कि ईरान जो है अपनी मजबूती बनाने के लिए अफगानिस्तान का जो अमेरिका बेस जो है अफगानिस्तान में, बगराम एयर बेस, उस पर क्या किया था अमेरिका ने, एक तरीके से चढ़ाई शुरू कर दी है, मतलब कि वहाँ पर एक विमान उनका C-17 पहुँच चुका है। इसके बाद से ये ईरान का सबसे बड़ा एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये फैसला होगा कि, या फिर उनके पक्ष में, जो ईरान के पक्ष में आया है कि वो डील तो करेंगे, लेकिन उनकी जो परमाणु प्रोग्राम जो चल रहा है ईरान में वो चलता रहेगा नतांज में। हाँ, ये तो वैसा हो गया। इसमें दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं कि ईरान अमेरिका से चर्चा जरूर रखेगा, पर रूस के साथ रिश्ते भी रखेगा। हाँ बिल्कुल। एक और दूसरी जो आपने जानकारी दी उससे ये भी तय है कि ये ऐसा है, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, नेतन्याहू के लिए ये हो गया है। एक तो सबसे अच्छे दोस्त ने बुला के मतलब बता दिया कि देखो दोस्ती वोस्ती अपनी जगह, धंधा अपनी जगह है, और दूसरी तरफ ईरान जिस तरीके से ये डील करने जा रहा है, तो दो तरफा झटका उनको लग गया। हृदयाघात के ठीक पहले, हार्ट अटैक आने के पहले नहीं, हाथ के पास दर्द देता है, कुछ वैसा ये समझ सकते हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण ये हुआ है, हालांकि मुझे इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं लग पाई, आनंद ने इस पर रिसर्च की है। ईरान ने इराक में हथियार भेजे हैं। एक तो ये वहाँ पर मिलिशिया ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, दूसरा इनका इतिहास 80 से 88 तक का युद्ध का इतिहास रहा है। इसके बाद ये करीब 1600 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। जहां आप सीमा साझा करने लगते हैं ना, जैसे भारत बांग्लादेश, लफड़ा वहां बढ़ जाता है, रायता फैल गई जिसको बोलते हैं, वो वाला सीन है। ऐसी स्थिति में समझाइए कि ईरान ने इराक में जो हथियार भेजे, ये जो खबर आ रही है, ये क्या है? दरअसल हुआ क्या है ना, जैसे कि आप बता रहे हैं कि बॉर्डर जब सटते हैं तो अपने आप टेंशन बढ़ जाती है। हुआ क्या है कि सीरिया में जब से STS का सरकार आया है, यानी जुलानी सरकार जब से आई है, तब से ईरान कमज़ोर हो गया है सीरिया में। अब वो इराक को छोड़ना नहीं चाहता है। इराक में जो उसके चांस बन रहे हैं, वो उस चांस को मतलब थोड़ी सी भी उस पर एक तरीके से कह लेते हैं, कोई भी समझौता नहीं करना चाहता है ईरान, क्योंकि वो ऑलरेडी सीरिया मतलब एक तरीके से उसके हाथ से निकल गया है ईरान के, क्योंकि वहाँ पे STS का सरकार हो गया है, और वहाँ पर जो पकड़ बन गई है, वहाँ पर पकड़ बन गई है इजराइल और अमेरिका की। तो वहाँ पर ईरान एकदम कमज़ोर दिख रहा है। इसके कारण से वो इराक में जो उनके एक तरीके से बोल सकते हैं कि कट्टरपंथी शिया जो गुट है, जो ईरान को सपोर्ट करता है इराक में रह करके, वो क्या चाहते हैं कि ईरान जो चाहता है कि ये जो मेरे गुट हैं ये कहीं से भी कमज़ोर ना हो, क्योंकि अगर वो कमज़ोर होंगे तो जैसे सीरिया में ईरान के साथ हुआ है वैसा इराक में भी हो सकता है। इस कारण से ऐसी खबरें, मतलब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान ने लंबी दूरी मार करने वाली मिसाइलें जो है वो काफ़ी संख्या में इराक भेजा है।
और ये इराक भेजा है किन किन के लिए, उन्हीं 10 जो कट्टरपंथी, हाँ बिल्कुल, कट्टरपंथी संगठन, उनके लिए भेजा है कि अगर वो कहीं से भी कमज़ोर होते, क्योंकि इराक पे लगातार अमेरिका दबाव बना रहा है कि वो हवाई हमला करेगा जो ईरान के जो समर्थित संगठन वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो इसके डर से ऐसी खबरें भी आई थी कि वहाँ पर वो लोग हथियार छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं इराक में। तो इसको बनाने रखने के लिए, इस पर पकड़ बना करके रखने के लिए ईरान ने ये एक बड़ा फैसला लिया है, बड़ा एक कदम उठाया है, जिससे उसके इराक में जो समर्थित संगठन है वो मजबूत बना रहे। अब ये संगठन कितने लड़ाके हैं कुल बता दे तो मैं 50,000 लड़ाके जो हैं वो वहाँ पर इराक में मौजूद हैं। और ये 50,000 लड़ाके कहीं ना कहीं इराक से ईरान को बहुत मजबूत करते हैं। तो ये जो आपने बताया ना कि पड़ोस राज्यों में या तो फिर तनाव बढ़ जाते हैं या तो फिर संबंध बहुत मीठा रखना पड़ता है। तो इराक क्या कर रहा है, ईरान भी इराक के साथ वही कर रहा है, क्योंकि आप ऐसी खबरें भी एक अभी आ रही थी कि इराक जो है एक तरीके से अमेरिका के विरोध में ही वो रहता है। क्योंकि क्यों रहता है, क्योंकि कतर और इराक वाला जो मामला चल रहा था, जिस समय अभी तो कतर एक तरीके से एक बोल सकते हैं कि एशिया में एक या फिर मिडिल ईस्ट में अपना घर बना करके रखा है अमेरिका, तो वो है कतर, क्योंकि कतर में ही सारे उसकी बैठकें होती हैं। और कतर भी एक समय में ऐसे मजबूर हो गया था जब वहाँ पर गृह युद्ध हो रहा था, तो अमेरिका ने ऐसे एक चाल चलना पड़ा जिससे आज तक कतर उससे उभर नहीं पाया है। और आज भी उसी के लमसम घूमता ही रहता है। तो कुल मिलाकर के यही है कि ईरान लगातार मजबूत हो रहा है, लगातार मजबूत हो रहा है, और इसमें बढ़ रही है सबसे ज़्यादा अगर परेशानी किसी की तो वो है नेतन्याहू। दोनों तरफ से, तीनों तरफ से मार खा रहे हैं, और अब उनको ये फैसला खुद लेना पड़ेगा कि उन्हें क्या करना है। बिल्कुल, नेतन्याहू के लिए इस तरह की स्थितियां हो गई। हालांकि राइटर्स के हवाले से जो खबर हमने बताई कि कुछ मिलिशिया हथियार डालने को भी तैयार है, मतलब एक तरफ ईरान हथियार दे रहा है, राइटर्स ये क्लेम कर रहा है। हालांकि राइटर्स की रिपोर्ट बड़ी विरोधाभासी है, इसके पुराने क्लेम और नए क्लेम मिल नहीं रहे हैं। फिर भी चूंकि प्रतिष्ठित है तो हम उसको यहाँ पे शामिल कर रहे हैं। कुछ मिलिशिया हथियार डालने के लिए तैयार है, इधर ईरान उन्हीं मिलिशिया को हथियार सप्लाई भी कर रहा है। ये बड़ी गड़मट जैसी स्थिति है, और कुल जमा इसमें मुनाफा ये भी तय है कि अमेरिका ही कमाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि उसकी हिस्ट्री रही है। एक और बड़ा पॉइंट है कि सुएज नहर, अच्छा बॉर्डर की बात हुई थी, 1600 किलोमीटर जब बॉर्डर की बात हुई तो आनंद ने कहा कि बॉर्डर, इसी वजह से हमने आनंद और हवाई डेस्क के बीच की जो बॉर्डर थी उसको हटा दिया, बॉर्डर नहीं होनी चाहिए। खैर, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है रेड सी, लाल सागर। बिल्कुल, कितनी बड़ी बातें हम कर लें, हम रोज आए एक नया बयान दें, ट्रंप के लिए मैं कह रहा हूँ, टैरिफ की बातें कर लें, ट्रेड युद्ध की बातें कर लें, पर हकीकत यह है कि वो जो छोटा सा इलाका है, छोटा सा है ना, बड़े मैप में जब आप देखें, जो बेहद जरूरी है, तकरीबन 14% का जो कारोबार की बात कही जाती है, सुएज नहर का जो इलाका है, अमेरिका जहाज नहीं निकलवा पा रहा। बातें कितनी बड़ी बड़ी कर लें वो, पर वहां से अमेरिका का ट्रेड जो है जिस रफ्तार से हुआ करता था, रास्ता बदला है इन्होंने, मेरे को कोपेनहेगन से कहीं से रास्ता बनाया हुआ है, लेकिन वो अब वहां से काम नहीं कर पा रहा। हकीकत ये है। तो ओवेल हाउस में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करना अलग है, और ग्राउंड पर जाकर अपने धंधे को संभाल पाना ये अलग बात है। बिल्कुल, दरअसल हुआ क्या है कि ट्रंप लगातार टैरिफ बम फोड़ रहे हैं, ये हम बोल सकते हैं, और ये चीन पर लगातार कर रहे हैं। अभी आज की जो खबर है वो ये खबर है कि ट्रंप जो सभी देशों पर टैरिफ लगाए थे वो 90 दिन के लिए रोक दिए हैं, लेकिन चीन पर जो है वो टैरिफ उनका बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। पहले तो लगाए थे 104, अब लगा दिए हैं कितना, 125% का टैरिफ चीन पर लगाए हुए हैं। लेकिन दुनिया का जो 14%, करीब 14%, 10 से 14% जो व्यापार होता है वो होता है लाल सागर से, और लाल सागर में किसकी पकड़ है, वो है हुती विद्रोहियों का, यमन में। ठीक है, तो अब हुती विद्रोहियों पर कल ऐसी जो खबरें आई हैं, आज और कल में जो खबरें आई हैं कि अमेरिका ने करीब 22 हमले किए हैं हुती विद्रोहियों पर, कमजोर करने के लिए। लेकिन हुती विद्रोहियों का इतना पकड़ मजबूत है लाल सागर में कि एक भी जहाज, मतलब ऐसी जो रिपोर्ट है, मीडिया रिपोर्ट, एक भी जहाज अभी तक वो पार नहीं करा पाया है। उनके जहाज़ों को लगातार नुकसान किए जा रहे हैं, अमेरिका के लगातार जहाज़ों पर टारगेट कर रहा है हुती, और लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन इसमें
ट्रंप जो है लगातार हारते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ट्रंप लगातार टैरिफ तो लगा रहे हैं सब पर, लेकिन उस टैरिफ के बाद उस टैरिफ के इस खबर में जो ये मुख्य खबर है जहाँ पे 14% की व्यापार होती है वो दबती जा रही है। और इसको लगातार अगर कोई टक्कर दे रहा है तो वो है हुती विद्रोही। और जबकि बड़ा इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है, बिल्कुल, वहां से बहुत सारी सप्लाई यहाँ से वहाँ, वहां से यहाँ होती है। बिल्कुल। अब हुती विद्रोही जो है वो कौन से संगठन के मतलब कि एक तरीके से पलता है, ऐसा बोल सकते हैं, वो है ईरान। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि लगातार ईरान मजबूत हो रहा है, लगातार ईरान मजबूत हो रहा है। अब तो रूस का साथ मिल गया है। अब चीन पर जो हमला किए हैं, टैरिफ हमला किए हैं ट्रंप ने, उस हमले के बाद तो हमको लगता है चीन भी अब एकदम सीधे गलियारा जो होता है उस सीधे गलियारी से आएंगे और ईरान का हाथ पकड़ लेंगे। वैसे तो चलते हैं, ईरान के समर्थन में चलते हैं, रूस और चीन दोनों समर्थित करते हैं, सैन्य अभ्यास भी करते हैं खाड़ी युद्ध में। लेकिन अभी तक खुले मंच पर अगर कोई एक देश आया है ईरान के समर्थन में तो वो है रूस। अपने संसद में उसने पारित करा लिया है संवैधानिक तौर पर। बिल्कुल। अब वो 20 साल तक का ये समझौता है, ये डील 20 साल की है। अब ये 20 साल के डील में अब अमेरिका जो है कि अब इस डील को लेकर के क्या ट्रंप का बयान आता है वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इसमें ईरान को बहुत ज़्यादा मजबूती मिली है, क्योंकि रूस भी एक वीटो पावर देश है, उसके पास भी वीटो है। वो भी ईरान जानता है कि वीटो पावर देश के साथ रहना कितना मतलब एक तरीके से लाभ होता है उस देश को, वो अच्छे से समझते हैं आयतुल्लाह। ये भी वैसी नहीं है, वो तो ये तक कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन का इस्तेमाल एक दूसरे के खिलाफ नहीं होना चाहिए, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा, सैन्य अभ्यास किया जाएगा, साझा अभ्यास के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। तो ये तय है कि रूस के सहारे ईरान मजबूत होगा, बिल्कुल, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। और कोई पॉइंट जो आपको लगता है वॉर क्राइसिस के दौरान जिस पर चर्चा होनी चाहिए? बिल्कुल, चर्चा तो होनी चाहिए। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अंदर खाने में जो है वो नेतन्याहू कमज़ोर हो रहे हैं। तो अब क्या हुआ है कि नेतन्याहू के इजराइल में भी सड़कों पर नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, और जो नेतन्याहू अपने दोस्त से अभी मिलने गए थे ट्रंप से, उनके भी खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन दोनों प्रदर्शन अलग अलग हैं। इनके खिलाफ ये हो रहा है कि भाई नेतन्याहू के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है कि आप मेरे बंधकों को वापस क्यों नहीं ला पा रहे हैं। इजराइल का लगातार यही मांग है नेतन्याहू से कि ये वॉर इसलिए हो रहा है क्योंकि हमास के पास इजरायली बंधक हैं, तो वो इजरायली बंधकों को नेतन्याहू क्यों नहीं छोड़ा पा रहे हैं। लगभग 1.5 साल के ऊपर हो गए हैं और अभी तक करीब 50 के ऊपर जो बंधक हैं वो अभी भी हमास के अंडर में हैं, गिरफ्त में हैं। तो कहीं ना कहीं नेतन्याहू ये कमजोरी अपनी जानते हैं और उसकी कमजोरी को उनके ही लोग लगातार उस नस को दबा रहे हैं, जिससे नेतन्याहू और लगातार कमज़ोर हो रहे हैं। और दूसरी तरफ ट्रंप के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा है अमेरिका के सड़कों पर, वो है टैरिफ, जो अपने फैसले को खुद वो ट्रंप वापस ले चुके हैं। कुल 90 दिनों के लिए कुछ देशों को, लगभग सभी देशों को जितने पर भी वो टैरिफ लगाए थे, सभी देशों को राहत तो मिल गई है। अब बाजार भी एक तरीके से एकदम सुधरा है और एक ग्रीन रेखा जो भागती है बाजार की, वो भागने शुरू हो गया है। हो सकता है कि ये 90 दिनों में बाजार की जो गिरावटें थी वो सुधर जाए। लेकिन चीन की इसमें जो परेशानियां बढ़ी हैं, 125% का टैरिफ, ये चीन के लिए काफ़ी आने वाले समय में नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन चीन ने पहले 84% का अभी लगा चुका है उसके ऊपर टैरिफ। जैसे जैसे अमेरिका बढ़ा रहा है वैसे वैसे चीन भी टैरिफ के लिए बढ़ा रहा है। और वो उसने बोला भी है, शी जिनपिंग का बयान भी इस पर है कि हम अमेरिका के सामने झुकने वाले नहीं हैं। जैसा कि अमेरिका दबाव की नीति हर देशों पे बनाता है, चाहे वो रूस हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो चीन हो। लेकिन ये तीनों देश एक अपने आप में साथ चलते हैं और आने वाले समय में ये साथ एक प्लेटफॉर्म पर दिखेंगे भी, अभी जैसे कि रूस और चीन, ईरान आ चुके हैं। बिल्कुल, तो ये बात आपने सही कही, 2 मार्के की बात निकल कर आई है। अमेरिका का तो खैर क्या ही कहा जाए। इजराइल को लेकर लेकिन जो बात सामने आई है, जो वहाँ राष्ट्रवाद की जो भावना है बहुत प्रबल है। लोग अगर ये बोलें कि 1.5 साल से या 2 साल से मैंने कोई फंक्शन नहीं मनाया, हर किसी को लग रहा है कि उनके परिवार से, ये जो 50 के करीब बंधक बने हुए हैं, हर किसी को ये लगता है कि उनके परिवार से कोई बंधक है। आप इस भावना को समझ रहे हैं जो आगे मुसीबत लाएगी? क्योंकि बाहर आप 4 या 5 मोर्चों पे लड़ रहे हैं, वहाँ आप नहीं हारते तब है जब झटका अंदर से लगता है। रहा सवाल जो अमेरिका का, आपने कहा हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही, नाम अमेरिका ही आएगा, ये कहानी फिर सही। इसी तरह से आगे भी अपडेट वॉर जोन से जुड़ा हुआ हम आपको देते रहेंगे।
ट्रेड वॉर भी अब ऐसा लगता है शुरू होने वाली है, उसे लेकर भी आनंद कुछ नया प्लान कर रहे हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। और इसी तरह आपसे मुलाकात होती रहेगी। आपको कुछ अच्छा लगे, कुछ और आप देखना चाहें, कुछ और बेहतरी की उम्मीद आप देखें, कमेंट्स करके बता सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार।